शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक करेंगे, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म। कि इंडियन फेडरलिज्म के एमर्जिंग ट्रेंड्स की रिसेंटली क्या इश्यूज हैं या क्या एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं इंडियन फेडरलिज्म में। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 26 जन 1950 को। और उसके फर्स्ट आर्टिकल में ही इंडिया को कहा गया है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि इंडिया राज्यों का संघ है। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरलिज्म में एक डिफरेंस है, जैसा कि हमारी ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर ने कहा था। फेडरलिज्म वर्ड कि इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट क्यों यूज किया गया है? क्योंकि भारत राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन ये किसी पारस्परिक समझौते का रिजल्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितने के जितने स्टेट है वो यूनियन से अलग हो सकते हैं, कि स्टेट्स को यूनियन के अंदर ही महत्ता या महत्व दिया गया है, वो उससे अलग नहीं हो सकते। तो हमने फेडरलिज्म पढ़ लिया, फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग यूनियन और स्टेट के क्या रिलेशंस है वो भी कर लिए। इसके बाद यूनियन और स्टेट्स के बीच कुछ टेंशन एरा भी है, उस टेंशन को रिलीज करने के लिए कुछ कमीशन ट्रिब्यूनल्स बनाई है, स्टडी कर लिया। उसके बाद यूनियन से स्टेट्स ऑटोनॉमी क्यों चाहते हैं वो भी स्टडी कर लिया। और लास्ट आता है एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन फेडरलिज्म, कि इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया था 1950 में और अब चल रहा है 2021। तो इतने टाइम के बाद जैसे जैसे कि प्रोग्रेस बढ़ रही है इंडिया की, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हर चीज में जो प्रोग्रेस देखने को मिली है, उसके बेसिस पे आज फेडरलिज्म के क्या इश्यूज है या फेडरलिज्म की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है और कहाँ पे फेडरलिज्म लाई करता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फेडरलिज्म इम्प्लीमेंट किया गया था वहां से अब तक एक चीज सबसे बड़ी लैप्स हो चुकी है, वो है सेंटर और स्टेट में एक ही पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल होमोजेनिटी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। होमोजेनिटी होती है एक रूपता, समानता, एक जैसी चीज। डिक्लाइन खत्म हो चुकी है, कि आप सेंटर और स्टेट में जो होमोजेनिटी थी एक ही पॉलिटिकल पार्टी की, वो एंड हो चुकी है। ये होमोजेनिटी कब तक थी? 1967 तक की थी ये होमोजेनिटी। कि 1952 के जब फर्स्ट इलेक्शन हुए थे तो स्टेट और सेंटर दोनों के एक साथ इलेक्शन हुए थे, दोनों जगह कांग्रेस का आधिपत्य था। और ये कांग्रेस का आधिपत्य, कांग्रेस की हेजेमनी 1967 में फोर्थ इलेक्शन जो हुए थे तब तक रही थी। और फिर फोर्थ, इससे पहले एक बार 1957 में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, लेकिन उसकी सरकार पूरे 5 साल नहीं चल पाई थी। 1959 में वहां पर राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया गया था और फिर वहां दोबारा इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस सरकार आई थी। तो फॉर्मल एस्पेक्ट में मानते हैं कि 1967 में ऐसा फेज आया था जब स्टेट्स के इलेक्शन में रीजनल पार्टीज जीती थी, और वो रीजनल पार्टी थी गैर कांग्रेसी, कांग्रेस पार्टियां नहीं थी। कि कांग्रेस पार्टी का जो एक छत्र राज जो था, जो अम्ब्रेला यूनिफॉर्म थी, वो खत्म हो गई थी। अब स्टेट्स में गैर कांग्रेसी सरकार बनने लगी थी, तो जो होमोजेनिटी थी सेंटर और स्टेट की एक ही पार्टी की, वो अब खत्म होने लगी थी। और फिर 1977 में फर्स्ट टाइम सेंटर में भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 4 दल इसमें शामिल थे। तो और यही एस्पेक्ट अब भी देखने को मिलता है। सेंटर और स्टेट की जो 1967 तक होमोजेनिटी एक रूपता रही थी जो सरकार की, वो एक रूपता अब देखने को नहीं मिलती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अब जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसमें ज्यादातर स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ज्यादातर में है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है और स्टेट्स में भी है। नहीं, ये होमोजेनिटी अब चेंज हो चुकी है। तो ये न्यू एमर्जिंग ट्रेंड्स है, न्यू थिंग है जो फेडरलिज्म में देखने को मिलती है। और अब तो जो गवर्नमेंट होती है वो सेंटर की भी और स्टेट की भी, जैसे स्टेट में हरियाणा में अब क्या है,
बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था तो उसने जजपा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। कॉलिजन जो पार्टियां बनती हैं या कॉलिजन जो गवर्नमेंट बनती है उसकी सरकार बनती है। इसी तरह से एनडीए की जो सरकार है उसके साथ पूर्ण बहुमत के बाद भी अब भी उसके साथ 12 या 13 राजनीतिक दल शामिल। नेक्स्ट है आर्टिकल 356 के प्रति रिएक्शंस। कि आर्टिकल 356 क्या है? आर्टिकल 356 कहता है कि अगर राष्ट्र किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, मीन्स वहां की सरकार संवैधानिक शासन को अच्छे से नहीं चला रही है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वहां पर राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। पहले इस आर्टिकल 356 का बहुत ही मिसयूज होता था। जैसे कि 1967 के बाद जैसे कि सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी 77 तक, लेकिन स्टेट्स में गैर कांग्रेसी सरकार बनने लगी थी। तो जिन स्टेट्स में गैर कांग्रेसी सरकार होती थी वहां कंप्लीट 5 इयर्स बहुत ही कम हो पाते थे। जैसे कि 1957 में सबसे पहले केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जब आई तो 1959 में 2 साल में ही वहां पर आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया गया, खत्म कर दी गई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। तो ऐसा बहुत देखने को मिलता था और यही 1977 में भी हुआ था। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने गैर कांग्रेसी नहीं सॉरी जो कांग्रेसी स्टेट थे वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया था। 1980 में जब दोबारा से सेंटर में कांग्रेस आई तो उन्होंने दूसरे गैर कांग्रेसी स्टेट्स में किया था। तो इसका मिसयूज बहुत देखने को मिलता था। लेकिन इस आर्टिकल से रेलेवेंट अमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है कि अब ये मिसयूज सेंटर अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जांपल है 1997 में यूपी में और 1998 में बिहार, राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की इस सिफारिश को मना कर दिया गया था कि इन दोनों स्टेट्स में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अब राष्ट्रपति शासन लागू करवाने से पहले राज्यपाल की या फिर उस मंत्रिपरिषद की सहमति की, क्योंकि तो इसका सबसे बड़ा कारण है अब जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है वो कंप्लीट या पूर्ण बहुमत की ना होके गठबंधन की कोलिशन गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं वो बनती है, एक गठबंधन की सरकार बनती है। और उस गठबंधन में जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसी योगदान के बल पे स्टेट्स में चाहे, क्योंकि स्टेट्स में मेनली आजकल रीजनल पार्टीज की सरकार होती है, तो सेंटर अपनी मनमर्जी या मनचाही नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्हें सेंटर के इलेक्शन के लिए भी स्टेट्स के इलेक्शन में भी गठबंधन करना पड़ता है, दूसरों के साथ मिलना पड़ता है। इसलिए इस आर्टिकल का उपयोग कम है। नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका। ये वही है कि रीजनल पार्टीज की सेंट्रल गवर्नमेंट में इंपोर्टेंस बढ़ती जा रही है और ये फर्स्ट इंपोर्टेंस देखने को मिली थी 1977 के इलेक्शन में, जो 5 पार्टियों ने जनता पार्टी के अंदर रह के सरकार बनाई थी। और 1984 में तो ऐसा हुआ था कि ऑपोजिट पार्टी ही तमिलनाडु की तेलुगु देशम पार्टी थी। ऑपोजिट पार्टी जिसको 10 सीटें 10% वोट मिलने चाहिए वो तेलुगु देशम पार्टी को ही मिले थे। तेलुगु देशम तमिलनाडु की पार्टी थी, एक रीजनल पार्टी थी। उसके बाद 1989 में जब वीपी सिंह ने सरकार बनाई तो उसने रीजनल पार्टियों का सहयोग लिया। इसी तरह से 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई। इनमें से जितनी भी पॉसिबल आपको याद रह जाती है ना उतने याद कर लेना, जरूरी नहीं है पूरा का पूरा डिक्टो रटने की। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई उस समय 17 दलों को उसने शामिल किया था। फिर 14 में, फिर 1999 में तो एनडीए ही नाम दे दिया गया था उसको, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस क्यों कहा था कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक पार्टियां इसमें शामिल है। और इसी तरह से 2004 में जब यूपीए की सरकार आई, मीन्स कांग्रेस की सरकार आई, तो उसको यूपीए नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उसमें भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, दूसरी रीजनल पार्टीज को शामिल किया गया था, तो उनको एक संगठित स्वरूप को नाम दिया गया यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और मनमोहन की जो सरकार बनी उसमें 13 पॉलिटिकल पार्टीज, 13 रीजनल दल और शामिल थे। और इसी तरह से 16वीं जो लोकसभा के इलेक्शन हुए जब बीजेपी की सरकार बनी उसमें भी 12 रीजनल पार्टियां थी। 17वीं लोकसभा में भी
12 रीजनल पार्टियां हैं। तो रीजनल पार्टियां अब सिर्फ अपने रीजन में, अपने स्टेट तक ही लिमिटेड नहीं रह गई है, सेंटर की गवर्नमेंट को बनाने में भी उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। नेक्स्ट आता है राज्यों के लिए अधिक स्वायत्ता की मांग। ये हमने कल ही किया था ये टॉपिक, स्टेट ऑटोनॉमी। स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड क्यों की जा रही है? क्योंकि अब एक तो रीजनल पार्टियां ज्यादा उभर रही हैं, दूसरी सेंटर और स्टेट में जो हेजेमनी जो थी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी की हेजेमनी थी, वो खत्म हो चुकी है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, या फिर राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां थी, इमरजेंसी पावर्स थी, उनको लेकर भी अवधारणाएं बदल चुकी हैं। अब आर्टिकल 356 को ऐसे इम्पोज नहीं किया जा सकता, या फिर राज्यपाल का जो पद है, या फिर स्टेट और सेंटर्स के बीच जो लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशंस हैं, या फिर ऑल इंडियन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, या फिर हाई कोर्ट के जजेस को जो अपॉइंट किया जाता है, या फिर जो चुनाव आयोग होता है उसमें राज्य चुनाव आयुक्त के चयन की भूमिका होती है। तो इन सब चीजों को लेकर कुछ मिस इंटरप्रेट, या फिर सेंटर और स्टेट के बीच टेंशन रहती है, तनाव रहता है, और उसी तनाव को दूर करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे कमीशंस बनाए गए थे। जो फर्स्ट केंद्र ने बनाया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फिर तमिलनाडु की राजमन्ना समिति आई, फिर पश्चिमी बंगाल का आनंदपुरा साहिब रिपोर्ट आई, पंजाब के आनंदपुरा साहिब रिपोर्ट आई, पश्चिम बंगाल का मेमोरेंडम आया, सरकारी आयोग आया, पूंजी आयोग आया। इन सब ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, बहुत सारी सिफारिशें दी कि केंद्र और राज्यों के बीच तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। और इन्हीं तनाव के कारणों की वजह से स्टेट ऑटोनॉमी की बात की जाती है, राज्यों को ज्यादा स्वायत्ता देने की बात की जाती है, कि राज्य की जो राज्य सूची होती है, जो स्टेट लिस्ट होती है, उसमें ज्यादा विषय शामिल होने चाहिए, राज्यों को ज्यादा स्वायत्ता, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, वित्तीय अधिकार राज्यों के पास ज्यादा होनी चाहिए, जिनसे उनकी वित्तीय निर्भरता केंद्र पर समाप्त हो जाए, वो खुद अपना विकास कर पाए, और इससे ज्यादा विकास की संभावनाएं होंगी। इसी तरह इन्हीं सॉल्यूशंस के लिए कुछ ट्रिब्यूनल्स भी एस्टेब्लिश की थी, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 में अंतरराज्य परिषद बनाई थी, राज्यों और केंद्र के बीच या एक से अधिक राज्यों के बीच के विवाद सुलझाने के लिए। इसी तरह से अंतरराज्य जल परिषद भी बनाई गई थी, जो नदियों के पानी को लेकर जो राज्यों के बीच मतभेद हैं उनको सुलझाने के लिए। और इसी तरह से कहा गया था कि जो फाइनेंशियल कमीशन है, वित्त आयोग है, उसको भी एक स्थायी आयोग बना दिया जाए, या फिर समवर्ती सूची को स्थानांतरित कर दिया जाए राज्य सूची में। अवशिष्ट शक्तियां, जैसे कि दूसरे फेडरलिस्ट कंट्री में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में कानून राज्य बनाते हैं, लेकिन इंडिया में केंद्र बनाता है, तो वो अवशिष्ट शक्तियां सारी की सारी राज्यों को दे देनी चाहिए। तो ये सारी वो सिफारिशें थी जो इस चीज का समर्थन करती हैं कि स्टेट ऑटोनॉमी होनी चाहिए, राज्यों को केंद्र के कंपैरिजन ज्यादा स्वायत्ता, स्वतंत्रता, काम करने के अधिकार या उत्पादन के अधिकार ज्यादा मिलने चाहिए। नेक्स्ट आता है भारतीय संघ में नए राज्यों की मांग, की डिमांड ऑफ न्यू स्टेट्स। कि इंडिया जब आजाद हुआ था तो सबसे पहले डिमांड हुई थी 1953 में, भाषा के आधार पर, लैंग्वेज बेस पे सबसे पहले अलग स्टेट का निर्माण किया गया था, आंध्र प्रदेश का 1953। फिर ये मांग धीरे धीरे भाषा के आधार पर, फिर 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, और उस राज्य पुनर्गठन आयोग में जो 1956 में एक एक्ट पारित किया गया था, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत को लैंग्वेज के बेसिस पर ही 14 राज्यों में विभाजित किया गया था, कि 14 राज्य बनाए गए। लेकिन फिर उन 14 से भी अब 28 बन चुके हैं। किस आधार पर बने? कहीं तो लैंग्वेज के बेस पे, कहीं क्षेत्र के बेस पे, कहीं वित्तीय साधनों के आधार पर विभाजन की मांग उठती रही और राज्यों का विभाजन होता रहा। और ये विभाजन की मांग 1953 के बाद सबसे पहले 1960 में उठी, जो बम्बई स्टेट था, और बम्बई को विभाजित करके 2 स्टेट बन गए, महाराष्ट्र और गुजरात। की बम्बई का महाराष्ट्र और गुजरात उससे अलग बना दिया गया। उसके बाद 1966 में जैसे लैंग्वेज बेस पे पंजाबी और हरियाणवी लैंग्वेज के रीजंस के एस्पेक्ट पे हरियाणा एक अलग राज्य बना था 1966।
इसी तरह से टाइम 1970 में आया, 73 में आया, 80 में भी, और लास्ट हम मानते हैं 2019 में। 2019 में जम्मू कश्मीर को जो एक स्टेट था उसको विभाजित करके उसमें से 2 यूटी बना दी गई। उससे पहले 2014 में बना था आंध्र प्रदेश से। पहले तो आंध्र प्रदेश ही खुद एक 1953 में एक अलग स्टेट बना था, फिर आंध्र प्रदेश का भी विभाजन हो गया 2014 में, उसमें से एक तेलंगाना अलग राज्य बन गया। और लास्ट हम मानते हैं 2019 में जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूटी बना दिए गए और यूटी की संख्या 9 हो गई। लेकिन अब यूटी की संख्या फॉर्मली हम 8 काउंट करते हैं, और वो 8 कैसे काउंट करते हैं, क्योंकि जब ये 9 यूटी हुए थे उसके कुछ टाइम बाद ही एक और अमेंडमेंट करके या उसी प्रारूप को थोड़ा संशोधित करके जो दमन और दीव और दादर नगर हवेली थे, इन दोनों को एक ही इंक्लूड किया जाता है, एक ही बोला जाता है कि 8 यूपी हैं। दमन दीव और दादर नगर हवेली जो दोनों पहले अलग अलग थे उनको एक ही बना दिया गया है, समाहित कर दिया गया है। तो 28 स्टेट्स और 8 यूटीज। लेकिन फिर भी अब भी इतना कि 14 से 28 हो गए स्टेट, यूटीज भी बढ़ गई, फिर अब भी मांग उठती रहती है नए नए स्टेट्स की। और ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको याद करनी है, जैसे महाराष्ट्र में किस स्टेट की डिमांड उठती है, विदर्भ की, कर्नाटका में कोडवा की, असम में बोडोलैंड की, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और बुंदेलखंड की। 1919 में उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना था, लेकिन अब भी उत्तर प्रदेश में से 2 और स्टेट बनाने की डिमांड उठती रहती है टाइम टू टाइम, एक हरित प्रदेश की और दूसरी बुंदेलखंड की। तो अब भी भाषा के आधार पर या क्षेत्रीय उत्पादनता के आधार पर मांगे उठती रहती हैं राज्यों के विभाजन की। ये न्यू एमर्जिंग ट्रेंड्स है कि नया एक एस्पेक्ट है इंडिया के फेडरलिज्म में जो हमें देखने को मिला। नेक्स्ट है राज्यों के लिए राजस्व के स्रोत बढ़ाने की मांग, डिमांड फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि रिवेन्यू रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाया जाए स्टेट से, क्योंकि स्टेट्स डिपेंड करते हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए सेंटर पे। सेंटर से उसे सारा फाइनेंस मिलता है, चाहे डोनेशन के रूप में अनुदान मिलता है, चाहे ऋण डेप्ट मिलता है। और यही चीज आर्टिकल 282 में क्या कही गई है कि केंद्र राज्यों को अपनी आय से अनुदान प्रदान करता है। हाँ बेटा, कोई क्वेरी है? कौन बोल रहा है, बोलो, पूछना है कुछ? ऐसे ही बोल रहे हो कि हर बार जितनी भी सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए जितने भी कमीशन या ट्रिब्यूनल्स हमने किए थे, उन सब में एक बात सबसे कॉमन थी कि जो वित्तीय संबंध है सेंटर और स्टेट के बीच, ये डिपेंडेंसी ज्यादा बनाती है, इसलिए फाइनेंस कमीशन को एक स्थायी आयोग नियुक्त किया जाए और राज्यों का भी एक अपना आयोग होना चाहिए, वित्तीय आयोग होना चाहिए। और राज्यों के पास ज्यादा से ज्यादा विषय होने चाहिए कानून बनाने के लिए, आय के साधन भी राज्यों के पास ज्यादा होने चाहिए जिससे वो सेंटर पे डिपेंडेंसी ना रहे। जितनी कम डिपेंडेंसी रहेगी राज्य विकास उतना अच्छे से कर पाएंगे और केंद्र से उनका विरोधी स्वरूप भी नहीं बनेगा और सेंटर टू सेंटर कंपटीशन भी कम होगा। नेक्स्ट आता है केंद्र एवं राज्यों के संबंध में पुनर्निर्धारण की मांग। रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड क्या है कि रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है, हमने जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस किए थे ना, विधायी संबंध, विधायी संबंधों में सारे के सारे काम जो केंद्र और राज्य करते हैं 3 सूचियों में विभाजित किए गए थे 7 सूची में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और जो विषय बच गए थे उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। तो उन सूचियों को, उन लिस्ट को दोबारा से अरेंज करने की जरूरत है कि संघ सूची में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, राज्य सूची के भी कुछ विषयों पर संघ सूची में समाहित हो जाते हैं, जैसे जब आपातकाल लग जाता है या फिर आर्टिकल 249 के अंतर्गत 250, 252, 253, 256
कि ये सारे आर्टिकल्स यही चीजें कहते थे कि स्टेट लिस्ट के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। तो इन लिस्ट को दोबारा से रीअरेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज रिसेंट ट्रेंड्स में या रिसेंट माहौल में ये सूचियां जब बनाई गई थी, जब संविधान बनाया गया था, आज परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदल चुकी हैं। अब केंद्र की सरकार राज्यों की सरकारों पर निर्भर है कि राज्यों में, जैसे कि अब पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में मोदी इतना चुनाव प्रचार प्रसार क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो बड़े स्टेट्स होते हैं जहां से लोकसभा की ज्यादा सीटें निकलती हैं, वहां जब उस स्टेट का इलेक्शन होता है विधानसभा का, वहां जिस पार्टी को तो पॉसिबिलिटी यही होती है लोकसभा में भी वही पार्टी वहां से जीत कर आती है। वो पार्टी जिस स्टेट से जीतेगी, अब जो बड़े बड़े स्टेट है जहाँ सीटें ज्यादा है वही महत्व रखता है कि लोकसभा में जिस स्टेट को जहां से ज्यादा सीटें मिलेंगी लोकसभा में उसी का आधिपत्य होगा। तो अब केंद्र और राज्य, स्टेट और सेंटर डिफरेंशिएट नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या डिपेंडेंसी रखते हैं। इसलिए वो जो तीनों लिस्ट थी, सूचियां थी, उनको दोबारा से रीअरेंज करने की मांग उठती रहती है। नेक्स्ट आता है क्षेत्रवाद को बढ़ावा, एनकरेजमेंट ऑफ रीजनलिज्म। कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा कैसे है कि ज्यादा से ज्यादा रीजनल पार्टियों का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है, जैसे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, असम गण परिषद, तमिलनाडु में तो गवर्नमेंट ही हर बार डीएमके या एआईडीएमके की बनती है, कोई और पार्टी की पॉसिबिलिटी ही नहीं दिखती। जैसे केरला में पॉसिबिलिटी दिखाई देती है हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी, केरला में कम्युनिस्ट का ही एक छत्र राज है। और जैसे कि पश्चिम बंगाल में दिखाई देती है टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की दिखाई देती है। हरियाणा में जैसे इंडियन नेशनल लोकदल दिया हुआ है, जो अब तो एक आस्पेक्ट से खत्म ही हो चुका है, उसकी जगह हम जसपा को देखते हैं एक तरीके से। तो ये जो रीजनल पार्टियां हैं, इनका अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव होता है, और वही प्रभाव सरकार बनाता है, और वही प्रभाव केंद्र की सरकार के निर्माण में काम देता है। जैसे कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बिल या प्रपोजल पास करती है, जैसे किसान बिल पास किया गया था, तो किसान बिल का पंजाब से विरोध सबसे पहले शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि पंजाब में ज्यादातर कृषक है, वहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, और दूसरी चीज वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, ऑपोजिट पार्टी की सरकार भी है, और उसके साथ साथ वहाँ की सरकार किसान समर्थक है, वो नहीं चाहती है बिल पारित किया जाए, तो वहाँ की इस राज्य सरकार ने बिल को लागू करने से मना कर दिया। इस तरह की गतिविधियां बहुत बार हुई है। जैसे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जो नक्सलवाद का एरिया है, नक्सलवाद से संबंधित स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस वहाँ की गवर्नमेंट लागू करती तो मना कर देती है। या फिर किसी भी स्टेट में जब सीआरपीएफ फोर्स को बुलाया जाता है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जब सीआरपीएफ फोर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो कई बार स्टेट इस चीज को नेग्लेक्ट कर देती है सेंटर की, या फिर सेंटर की तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठाती है। जब उन्हें जरूरत नहीं है, वो अपनी स्टेट पुलिस से कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशंस, तो वो नहीं चाहते हैं केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि रीजनल क्षेत्रवाद का दबदबा राजनीति में बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है केंद्र एवं राज्यों में राजनीतिक एकरूपता की, पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल होमोजेनिटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और वो पॉलिटिकल होमोजेनिटी हमें देखने को मिलती है 1967 के बाद 2014 और 2019 के इलेक्शन में देखने को मिलती है, क्योंकि 1967 तक कांग्रेस का की हेजेमनी देखने को मिलती थी, कि कांग्रेस की होमोजेनिटी थी सेंटर और स्टेट में। लेकिन 2014 में जब पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आई, और उसके बाद ज्यादातर स्टेट्स के जो इलेक्शन हुए, और स्टेट्स के इलेक्शंस में भी जिस भी स्टेट में बीजेपी की सरकार बनने लगी, और रिसेंटली 21 इसमें 18 दिए गए हैं, ये नेट से करेक्ट करके डाटा चेक कर लेना, कि मोस्टली स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब जो इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे उसमें सिर्फ पुडुचेरी और असम में बीजेपी की सरकार बनी है। तो ज्यादातर राज्यों में जो उसी पार्टी की सरकार है जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है। तो ये चीज दिखाती है कि दोबारा से वही पॉसिबिलिटी आ रही है जो 1967 में से पहले जो पॉसिबिलिटी थी सेंटर और स्टेट में, जो एक ही पॉलिटिकल पार्टी की हेजेमनी थी, कि अब दोबारा से वही एक छत्र राज देखने को मिलता है।
तो ये था एमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। बिल्कुल आसान है, पहले सारा कर चुके हो, सारा सब कुछ पहले डिस्क्राइब हो चुका है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। और इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट